हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी बोर्ड क्लासेस। आपने देखा होगा हमने अभी तक बाकी क्लास 10th का मैथ्स का असाइनमेंट और 12th का फिजिक्स और मैथ्स का ऑलरेडी डाल चुका है। 10th का साइंस का असाइनमेंट कुछ कारणवश थोड़ा डिले हो गया, और चलिए जल्दी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन ब्रीफ। अब कुछ आप लोग को डेफिनेशन दिया है, और इस बार का जो अक्टूबर का साइंस का असाइनमेंट है वो बहुत ही ईजी आया है। कुछ नहीं है, सिंपल आप लोग का डेफिनेशन और पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन है, ओर्स क्या होता है। तो 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस सिंपली आप डेफिनेशन लिखें, और ज़्यादा हो तो आप एग्जांपल दे दें। तो ओर्स क्या होता है, तो पढ़ लीजिए। ओर्स आर यूजुअली यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स इकोनॉमिकली, अ लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स आर प्रेजेंट इन इट। तो ओर्स वो होता है जहाँ से आप मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेटल प्योर फॉर्म में नहीं होता है, ओर के फॉर्म में होता है हमारे अर्थ में। जैसे फॉर एग्जांपल बॉक्साइट। तो बॉक्साइट और आपको क्या देता है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का अगर मैं पूछूं और क्या, तो आप बोलेंगे बॉक्साइट। ऐसी बहुत सारे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सारा आप भी सारे और होते हैं जिनसे आप मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बाकी जो भी है आप लिख लीजिएगा किस टाइप के ओर्स होते हैं। तो जनरली 4 टाइप्स ऑफ ओर्स हैं, ऑक्साइड और, कार्बोनेट और, सल्फाइड और, एंड ओर्स हैलाइड। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, ऑल नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। समझना, ऑल ओर्स आर मिनरल्स। जो ओर्स हैं वो तो मिनरल्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते। ठीक है, ये तो एक बेसिक डिफरेंस है ओर्स और मिनरल्स के बीच। मिनरल्स में जैसे हो गए कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे आपके मिनरल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट है आपका स्लैग। स्लैग क्या होता है, तो स्लैग इज अ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड लेफ्ट ओवर एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओन। जैसे आपने देखा होगा ब्लास्ट फर्नेस में जो आपका बाई प्रोडक्ट है या रेसिड्यू है जो हमारे काम का नहीं है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं आप स्लैग। तो कैल्शियम सिलिकेट के फॉर्म में हमको स्लैग मिलता है ब्लास्ट फर्नेस में जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं आयरन। तो वही स्लैग है। स्लैग कंसिस्ट ऑफ अनडिजायर्ड इम्प्योरिटीज इन मेटल विच आर एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये होता है स्लैग। फ्लक्स, चौथा, फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स इज अ केमिकल प्योरीफाइंग एजेंट, फ्लोइंग एजेंट और क्लीनिंग एजेंट। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेटल जॉइनिंग एंड मेटलर्जी। मेटल जॉइनिंग या मेटलर्जी के टाइम आपका ये फ्लक्स काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल NH4Cl, जिंक क्लोराइड, ये सब फ्लक्स एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, डिस्कस द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर फ्रॉम हेमेटाइट एज पर द फॉलोइंग स्टेप। तो 3 हेडिंग के अंडर आपको समझाना है। पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, एंड थर्ड है लेवल डायग्राम ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। अब देखिए मार्क्स के अकॉर्डिंग तो 1 मार्क्स का दिया है पहला और सेकंड। आप चाहें तो सिर्फ नाम लिख के भी छोड़ सकते हैं, फिर भी बेटर रहेगा कि अगर आप कोई एक स्टेप समझा दें तीनों में से। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जैसे आपका 3 टाइप के कंसंट्रेशन ऑफ ओर आप पढ़ते हैं क्लास 10 में, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ग्रेविटी सेपरेशन, और तीसरा है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। कोई भी एक आप समझा दें, जैसे ग्रेविटी सेपरेशन मैंने एक्सप्लेन किया है, आप मैग्नेटिक सेपरेटर या फ्रॉथ फ्लोटेशन भी समझा सकते हैं। तो ग्रेविटी सेपरेशन वैसे बहुत ईजी है। क्या होता है इसमें, एक बेल्ट में वाटर स्ट्रीम आप फ्लो कराते हैं, बहुत हैवी वाटर की स्ट्रीम फ्लो होती है। उसमें आप क्या करते हैं, ओर्स को कलेक्ट करते हैं, ओर्स को पोर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर के साथ ओर्स फ्लो होता है, और जो लो डेंसिटी ओर्स होते हैं, मतलब जैसे जो मड हो गया, सैंड हो गया, जिनकी डेंसिटी कम है, वो वाटर के साथ फ्लो हो जाते हैं, और यहाँ पे देखिए अलग से कंटेनर में कलेक्ट हो जाते हैं। और जो हाई डेंसिटी ओर है, जैसे बोलना चाहिए मेटल्स, जो मेटल्स वाले ओर हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ऐसे शेप दिया जाता है बेल्ट को। तो वहाँ पे, यहाँ पे आके जो शेप है, इंडेंटेशन है, वहाँ पे आपके रुक जाते हैं आके मेटल्स। क्यों, क्योंकि उनकी डेंसिटी हाई होती है, वो वाटर के साथ फ्लो नहीं कराते। तो ऐसे में क्या होता है, आपका इम्प्योर मेटल या बोलना चाहिए सैंड या इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती है आपकी मेटेलिक ओर से। ठीक है, तो बहुत ईजी मेथड है, इसको आप लोग कर लेंगे। डायग्राम बनाना ज़रूरी है। सेकेंड स्टेप था रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। अब ऑक्साइड जो मिला ग्रेविटी सेपरेशन के बाद या कंसंट्रेशन होने के बाद, उससे मेटल ऑक्साइड को कैसे रिड्यूस कराएंगे। तो ये जनरली ये जो भी प्रोसेस है ये होता है आपका पूरा ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। स्पेशली मैं आयरन के लिए बोल रहा हूँ, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होता है। तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स होते हैं। डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स पे अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो देखेंगे पहला जो जोन है, सबसे जो टॉप का जोन है, उसको बोलते हैं जोन ऑफ रिडक्शन। यहाँ पे जो टेम्परेचर वेरी करता है, ये करता है 400 टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे क्या क्या रिएक्शन होता है इस टेम्परेचर के अंदर, तो जो भी आप कोक ऐड करते हैं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। एज वेल एज जो रोस्टेड ओर है, वो फर्दर कार्बन मोनोऑक्साइड उससे रिएक्ट करके Fe3O4 बनाता है।
फिर Fe3O4 फर्दर CO से रिएक्ट करके FeO आयरन ऑक्साइड बनाते हैं और एट लास्ट ये आयरन ऑक्साइड अगेन CO से रिएक्ट करके आपको आयरन देता है। ये कैसा आयरन है? स्पंजी आयरन है, सॉफ्ट आयरन है एक तरह से। फिर सेकंड जोन है आपका स्लैग जोन। स्लैग जोन में क्या हो रहा है? जो भी आपको आयरन और मिल रहा है या कैल्शियम ऑक्साइड उसके अंदर जो आपने मिलाया है वो कैल्शियम कार्बोनेट पहले तो ब्रेक होता है CaO और CO2 में, फिर फर्दर CaCO3 कोक से रिएक्ट करके अगेन CaO बनाता है। तो दो तरीके से आपके कैल्शियम ऑक्साइड बन रहे हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड आयरन से रिएक्ट नहीं करता, ये किससे रिएक्ट करता है? जो भी इम्प्योरिटीज़ है, तो जैसे इम्प्योरिटीज़ है आपकी सिलिका, फॉस्फोरस, ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं उससे रिएक्ट करके ये स्लैग बनाता है कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म में। अब ये स्लैग क्या होता है? अगेन एक तरह का सॉलिड सब्सटेंस है या मतलब मॉल्टन सब्सटेंस है और ये डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से बॉटम में कलेक्ट हो जाता है। थर्ड जोन होता है आपका ब्लास्ट फर्नेस में, जिसको बोलते हैं कंबशन एंड फ्यूजन जोन। ये सबसे हाई टेम्परेचर जोन है क्योंकि देखिए बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट आयरन का बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर अराउंड 1200 to 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है कंबशन जोन में। इस पर क्या होता है कि जो भी स्पंजी आयरन है जो आपको मिला है यहाँ से वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है कम्प्लीटली। आयरन और स्लैग दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं, तो दो डिफरेंट सेपरेट लिक्विड्स आपको मिलते हैं एट द बॉटम ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस और दो अलग डिफरेंट ओपनिंग दी जाती है। एक साइड से आपका स्लैग एग्जिट करता है और दूसरे साइड से मोल्टन मेटल। मोल्टन मेटल ज़्यादा हैवी होता है तो वो सबसे बॉटम में कलेक्ट होता है और स्लैग की थोड़ी सी डेंसिटी उससे कम होती है तो वो थोड़े ऊपर अपर वाले सरफेस से बाहर निकाल दिया जाता है। इस वे में दो डिफरेंट आपकी इम्प्योरिटीज़ भी सेपरेट हो जाती है एज वेल एज आपको मोल्टन मेटल भी मिल जाता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम भी बनाने बोला है तो पॉज करके ये डायग्राम आप लोग बना लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट 4 डिफरेंस बिटवीन मेटल नॉन मेटल। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, क्लास 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं यहाँ पे सब चीज़, तो इसको भी अगेन नोट कर लेंगे। जैसे मेटल्स मेलेबल होते हैं, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, जस्ट इसके अपोजिट होता है नॉन मेटल। मेलेबल मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, थिन शीट्स। डक्टिलिटी मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, ये इनकी प्रॉपर्टी है, बट ये नॉन मेटल के साथ हम नहीं कर सकते। मेटल गुड कंडक्टर होते हैं, आपको पता ही होगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और यहाँ पे नॉन मेटल बहुत बैड कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मतलब जैसे सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो पेंसिल के अंदर आप लेड देख रहे हैं, लेड ग्रेफाइट वो सब उसी से बना होता है, वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं पर वो नॉन मेटल भी हैं, तो ये एक्सेप्शन केस है। फिर मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, या बोलना चाहिए हार्डेस्ट सब्सटेंस, बट इन द केस ऑफ व्हाट, क्या बोलना चाहिए, बट इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल है वो, एक तरह का मेटल नहीं है। नॉन मेटल होने के बाद भी वो मेटल से भी कई ज़्यादा हार्ड है डायमंड, ठीक है। तो ये भी एक्सेप्शन है। अगेन मेटेलिक लस्टर, जैसे देखा होगा आपने मेटल को हल्का सा भी अगर आप थोड़ा ग्राइंड करेंगे तो बहुत अच्छे से शाइन करता है, बट जैसे नॉन मेटल हो गया जैसे कार्बन, ये सब बहुत सॉफ्ट होते हैं, दूसरी चीज़ इनके में कोई लस्टर नहीं होता, तो दे डू नॉट है मेटेलिक लस्टर। एग्जाम्पल में सोडियम पोटेशियम, ये मेटल हो गए। नॉन मेटल में आप बिल्कुल लिख सकते हैं क्या, ये हो गया आपका कार्बन, नाइट्रोजन, एंड बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ टू प्लेन मिरर विच आर एट राइट एंगल। तो देखिए डायग्राम, दो प्लेन मिरर है, इसको आप लोग घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं और ये एक्जैक्टली प्रूफ भी होता है, दिखेगा भी आपको। दो मिरर को इस कंडीशन में रखिए, देखिए ऐसे परपेंडिकुलर, उनके जो सेंटर में एक ऑब्जेक्ट को रखिए। अब सामने से देखेंगे इस वे में तो आपको इस मिरर की वजह से यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन मिलेगा ऑब्जेक्ट का, जस्ट मिरर के अंदर। ऊपर से देखेंगे तो आपको इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ दिखेगा। अब देखिए लेकिन ये मिरर 2 के अंदर आपको मिरर 1 की भी रिफ्लेक्शन दिखेगी। तो मिरर 1 के अंदर ऑलरेडी एक इमेज आ रही थी, वो मिरर 2 के अंदर मिरर 1 दिखेगा और मिरर 1 का एक और रिफ्लेक्शन दिखेगा जो यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो टोटल 3 रिफ्लेक्शंस आपको मिल रहे हैं अगर आपकी मिरर राइट एंगल्स में है। उसके अलावा कोई एंगल में है तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए n = 360/θ-1। तो यहाँ थीटा क्या है, जिस एंगल में आप दोनों मिरर को रख रहे हैं। तो इस हमारे केस में 90 है, 360/90 रख दो तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इमेजेस मिल जाएगी। अब यही 60 है, अगर मान के चलो 60 डिग्री दिया रहता तो थीटा को आप 60 रखते, तो 360/60 कितना होता, 6, 360/60 6 - 1 5, तो 5 इमेजेस आपको मिलती। तो थीटा कुछ भी हो डजेंट मैटर, आपको ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, उससे आप इजीली बता पाएंगे कितने नंबर ऑफ इमेजेस बन रही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब आ जाएंगे लास्ट क्वेश्चन जो बोलता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ घबराना नहीं बेटा, स्नेल्स लॉ कुछ नहीं है, इट इज़ अ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ओनली। आपने पढ़ा होगा कि कोई भी एक लाइट अगर कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो लाइट अपने पाथ से बेंड कर जाती है। अब वो डिपेंड करता है मीडियम कैसा है, रेयर टू डेंसर जाएगी
तो क्या करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी और डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो यही होता था आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और यही है स्नेल्स लॉ और कुछ नहीं है। बट स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि जो भी अगर किसी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा किसी गिवन मीडियम के लिए। मतलब जैसे आप एयर और ग्लास ले रहे हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ग्लास और वाटर ले रहे हैं तो ग्लास और वाटर के लिए आई और आर का रेशियो, साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये होता है स्नेल्स लॉ, इसको लिख लेंगे यहाँ पे। इसका सेकंड पार्ट था, देखिए सेकंड पार्ट में बोला है अ फिश सीम्स टू बी एट अ डेप्थ ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। अब म्यू ऑफ वाटर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया था आपको 1.33। तो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता है क्या, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। आपने देखा होगा कई बार, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ कॉइन रखा है, ये पानी से पूरा भरा है, जब आप यहाँ से देखते हैं, ठीक है, जब आप यहाँ से व्यू करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कॉइन यहाँ पे कुछ रेज हो रहा है, बट एक्चुअल में कॉइन रेज होके ऊपर में दिखता है। तो ये जो डेप्थ आपको दिख रही है दिस इज अपरेंट डेप्थ। अपरेंट मतलब एक्चुअल नहीं है वो, अपरेंट डेप्थ, पर एक्चुअल में कॉइन कहाँ है, बॉटम में है, सरफेस में, बट ऐसा दिखता है कि वो ऊपर आ गया है। तो ये क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लग रहा है अगेन। ठीक है, जब लाइट पास हो रही है डेंसर मीडियम से तो रेयर मीडियम, तो आप क्या कर रही है, लाइट बेंड कर दे रही है अपने पाथ से, और उसी पाथ को आपकी लाइट आई ट्रेस करती है, तो ऐसा लगता है कि कॉइन फ्लोट कर रहा है वाटर पे। ठीक है, तो वो जो डेप्थ हमको दिख रही है कॉइन की दैट इज़ और एपरेंट डेप्थ। तो ये एपरेंट डेप्थ आपको यहाँ पे फिश के केस में दिया है 75 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है कि रियल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ क्या है। तो अगर फिश ऊपर दिख रही है मतलब एक्चुअल में थोड़ी नीचे रही होगी। तो म्यू ऑफ वाटर आपको दिया 1.33, यहाँ से रियल डेप्थ लगा लो, रियल डेप्थ का फॉर्मूला। तो रियल डेप्थ हो जाएगा 75 इंटू 1.33, और 1.33 क्या है, 4/3 का ही तो है। 4/3 को आप सॉल्व करोगे तो 1/33 मिलना है। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर देंगे, वैल्यू डाल देंगे, रियल डेप्थ आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। तो इस बार का पेपर बहुत ही ईजी है, बहुत असाइनमेंट बहुत ही ईजी है, बहुत अच्छे से इसको लिखेंगे डायग्राम वगैरह बना के, अगर आपको मार्क्स चाहिए क्लास में। और फिर बाकी आप लगे रहिए, मेरा चैनल अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून, जल्द ही हम नेक्स्ट मंथ का असाइनमेंट ज़रूर लेके आएंगे। थैंक यू, गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।